Assalamu alaikum. Hello students, how are you? Welcome all of you to the first lecture of the day. लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर इंग्लिश में जो हीरो स्टार्ट किए थे, सेकेंड हीरो हमने डिस्कस किया था कल। दो पार्ट उसके हम लोग रीड आउट कर चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। पार्ट थर्ड रीड आउट किया जाएगा और उसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे आज के जो ग्रामर पोर्शन है, इडियोमेटिक फ्रेजेस, और फ्रॉम 211 टू 220 पेयर ऑफ वर्ड्स इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो टोटल दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, एक रीडिंग और सेकंड हमारे इडियोमेटिक फ्रेजेस। सो मूव करते हैं अपनी रीडिंग की तरफ, लेकिन उससे पहले सेकंड हीरो हिच हाइकिंग अक्रॉस दी सहारा, लिफ्ट लेके सहारा को क्रॉस करना। तो रीकैप करते हैं थोड़ा सा हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का, और उसके बाद मूव करेंगे हम इंशाल्लाह पार्ट 3 की तरफ। स्टार्ट पे पेज 1 पे पार्ट 1 के अंदर सहारा डेजर्ट की डिस्क्रिप्शन, और साथ उसने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसने सहारा डेजर्ट का आगाज़ किया, यानी कि ट्रैवलिंग का, एडवेंचर का आगाज़ कहाँ से किया। सहारा की लेंथ का डिस्कशन की गई थी पार्ट 1 के अंदर कि 2000 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई, और उसके बाद बोसादा पहला पॉइंट था जहाँ से हमारे हीरो ने स्टार्ट लेना था। असल में ये पूरा लेसन उसकी एडवेंचर है, एडवेंचर स्टोरी है कि किस तरह से वो सहारा को क्रॉस करता है, कौन कौन से पॉइंट्स विज़िट करता है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि बोसादा से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया, और उसके बाद पहुंचा था वो अगले पॉइंट पे जो कि गर्दाइया था, और उसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ उसने हमारे साथ डिस्कस की कि वहाँ पर लोग किस तरह के थे, एरिया किस तरह का था। गर्दाइया से फिर लिफ्ट ली, हिच हाइक करता हुआ पहुँचा अगले सिटी, और वो था इंसला। इंसला के बारे में उसने हमें बताया कि इंसला की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, यानी वो कस्बा किस तरह का था, वहाँ पर माहौल किस तरह का था, लोग किस तरह के थे। और उसके बाद उसने मूव किया इंसला से टेमन रास्ट। लास्ट जो हमने डिस्कस किया था, हमारा हीरो पहुंच चुके अपने 4th पॉइंट जो कि टेमन रास्ट है वहाँ तक, और टेमन रास्ट के अंदर उसकी मुलाकात होती है एक प्रोफेसर के साथ, और उसको वेलकम करता है और एज अ होस्ट जो ना उसको डिलीवर करता है प्रोफेसर। और उस प्रोफेसर के तवस्सुस से टेमन रास्ट का जो कबीला था टॉरिक, उसके बादशाह के यहाँ एक हफ़्ता रहने के लिए भी उसका इंतज़ाम किया जाता है, और उस एक वीक के दौरान उसको वहाँ पर लर्निंग मिलती है कि किस तरह के लोग हैं, कबायली सिस्टम किस तरह का है, और इनका रहन सहन किस तरह का है, इनका खाना पीना किस तरह का है। यानी बहुत कुछ उसे सीखने को मिला वहाँ टेमन रास्ट के अंदर एक वीक के दौरान। और उसी एक वीक के दौरान उस बंदे ने वहाँ पे कैमल राइडिंग भी सीखी। 720 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका था, 2000 किलोमीटर तक उसने टोटल जाना था, 1280 किलोमीटर का फासला भी रहता था, और ये 1280 किलोमीटर का जो फासला उसने करना है तय, इस फासले को तय करने के दौरान उसे किसी भी गाड़ी की सपोर्ट नहीं लेनी थी, बल्कि या तो ऊँट की सवारी करनी थी या उसे पैदल चलना था। इसलिए उसने एक हफ़्ता क़याम किया, और उसके बाद यहाँ से प्रोफेसर की मदद के साथ ही एक गाइड मुकर्रर किया गया जो उसको थोड़ा सा, यानी आगे टेमन रास्ट से कुछ किलोमीटर आगे छोड़ के आया। आगे काफ़िला जा रहा था टिम्बुक्टू की तरफ, जो उसका आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन है। उस काफ़िले के हैंड ओवर करके कि इसको भी साथ लेते जाइएगा। वो गाइड जो था वो वापस आ गया, और वो काफ़िला जो था अब वो मूव कर रहा है टिम्बुक्टू की तरफ। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था कि टिम्बुक्टू की तरफ मूव करते करते उनके साथ क्या हादसा पेश आता है, और पार्ट 3 के अंदर हम यही इसी सफ़र को, टेमन रास्ट टू टिम्बुक्टू का जो डिस्टेंस है, इसमें क्या क्या मुसीबतें तकलीफ़ें पेश आती हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 के अंदर। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 52, टेक्स्ट बुक से पेज 52 एंड लाइन नंबर 1। देयर वॉज ओनली 1 टिन ऑफ फूड लेफ्ट इन द क्रिस्टोफर्स पैक। अब जिस काफ़िले के साथ वो चल रहा था, यानी कि अब वो निकला था टेमन रास्ट से और मूव कर रहे हैं टिम्बुक्टू की तरफ। देयर वॉज ओनली 1 टिन ऑफ फूड लेफ्ट इन द क्रिस्टोफर्स पैक। क्रिस्टोफर के पास जो सामान मौजूद था उसमें सिर्फ एक डिब्बा रह गया था। एंड द 4 ऑफ देम शेयर्ड द बीन्स इट कंटेन। और 4 डिब्बे उसके पास ऐसे थे जिनमें बीन्स मौजूद थे, लोबिया मौजूद था, और वो उसने बाकी काफ़िले वालों के साथ शेयर कर लिए थे। यानी जो ही वो निकले टेमन रास्ट से टिम्बुक्टू की तरफ, अब ये मूव कर रहे हैं लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, इस एरिया से गुजर रहे हैं। बदनाम तरीन इलाका था ट्रैवलिंग के लिहाज से, और टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा था। इस वजह से उनके पास खाना पानी की किल्लत हुई। हमारे हीरो के पास जो खाना पानी था, इसने वो भी शेयर किया उस काफ़िले के साथ। हिज गाइड्स कैरिड नो फूड एट ऑल। और गाइड के पास खाना बिल्कुल भी नहीं था, एंड वेरी लिटिल वाटर, पानी बहुत कम था। बाई द टाइम डार्कनेस केम, और जब अंधेरा होना शुरू हुआ, क्रिस्टोफर्स वाटर सप्लाई वॉज डाउन टू 1 लीटर। क्रिस्टोफर के पास अपने पास जो उसका ज़ाती पानी मौजूद था 1 लीटर तक रह गया। एट दिस पॉइंट 20 लार्ज वल्चर्स वर डिस्कवर्ड। देखा गया, यानी पानी इंतहाई कम था, प्यास की वजह से बदहाल हुए हुए हैं, खाने की वजह से, टेम्परेचर की वजह से बदहाल हुए हुए हैं। 20 गिद्ध जो थे वो ऊपर उड़ते हुए देखे, वल्चर्स। एंड दीज स्टूड वाचिंग द ट्रेवलर्स विद इंटरेस्ट।
और वो गिद्ध जो थे वो नीचे जो काफिला जा रहा था उसको बड़े इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, मेकिंग अप देयर माइंड्स, और शायद वो सोच रहे होंगे वेदर दे वांटेड वाइट और डार्क मीट फॉर द मील। सोच रहे होंगे कि शायद ये काफिला आज यहीं पे ख़त्म होने वाला है सहरा के बीचों बीच, और आज हम काला गोश्त खाएंगे या सुर्ख गोश्त खाएंगे। श्योर दे वुड सून बाई ईटिंग, क्योंकि शायद गिद्ध को पूरा यकीन था कि आज ये काफिला जो है वो इस सहरा के बीचों बीच ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सूरत हाल इंतहाई अबतर थी जो कारवां के लोग थे। वल्चर्स वर टू बी डिसअपॉइंटेड, लेकिन हीरो कहते हैं कि उन गिद्धों को मायूस होना पड़ा। 4 men वेंट टू स्लीप अर्ली, 4 लोग जो ही अंधेरा हुआ जल्दी सो गए। अ डेजर्ट कस्टम, सहरा का एक रवाज है, व्हेन ट्रेवलर्स आर हंग्री या थर्स्टी, जब मुसाफिर भूखे प्यासे होते हैं, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वर स्टिल अलाइव, यानी सहरा का ये रवाज है कि जब भूख प्यास ज़्यादा होती है तो फिर वो रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं ताकि टाइम ज़्यादा गुजर जाए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वर स्टिल अलाइव, और अगली सुबह जब उठे तो अभी भी जिंदा थे। दे हैड जस्ट एनफ वाटर लेफ्ट टू मेक 1 cup of टी ईच एंड देन सेट ऑफ फॉर द नेक्स्ट वाटर होल। इतना पानी बचा था इस काफिले के पास, 4-5 लोगों के पास, कि उस पानी की चाय बनाई जा सकती थी, एक एक प्याली चाय पी जा सकती थी। और अब अगला काम ये था कि चाय पीने के बाद अगले पानी के कुएं की तलाश में निकलना था। अबाउट 5 hours डिस्टेंस, जो जिस जगह पर इन्होंने पड़ाव किया था उससे 5 घंटे की मुसाफत पे था। व्हेन दे रीच्ड इट, जब वो उस कुएं के पास पहुंचे, जस्ट बिफोर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे, दिन के गर्म तरीन वक्त से पहले, यानी दोपहर होने से पहले, दे फाउंड दैट दिस टू लाइक द प्रीवियस होल वाज कम्प्लीटली ड्राई। तो उन्होंने देखा कि ये कुआं भी जो था वो पिछले कुएं की मानिंद बिल्कुल खुश्क था। नेक्स्ट वाटर होल वाज 2 days अवे, इससे अगला जो पानी का कुआं था जब वो नक्शे पे देखा गया, इट वाज 2 days अवे, ये 2 दिन की मुसाफत पे था। 1 लीटर पानी वो पी चुके थे चाय बना के, मज़ीद पानी नहीं था, और जो नियरेस्ट वेल था वो 2 दिन की मुसाफत पे था। एंड द ट्रेवलर्स नाउ हैड नेदर फूड नार वाटर, अब इस काफिले के पास ना पानी और ना खाना, कुछ भी नहीं। द फ्यूचर लुक्ड ग्रिम, मुस्तकबिल बड़ा तारीक दिखाई देता था। देयर वॉज जस्ट 1 chance ऑफ सर्वाइवल, एक ही मौका था बचने का। 1 of the 6 camels could be killed, के 6 ऊँट थे उनके पास, उनमें से एक ऊँट को ज़िबा किया जाए। डिसीजन वॉज मेड, और फैसला कर लिया गया। क्रिस्टोफर बीइंग आस्क्ड टू पे हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट, जिसका ऊँट था उससे परमिशन लेकर उसको ज़िबा किया गया, और तमाम काफ़िले वालों ने अपने अपने हिस्से का शेयर दिया, यानी जो ऊँट की कीमत थी अपने अपने हिस्से की कीमत जो है वो अदा कर दी, और हमारे हीरो ने भी अपने हिस्से की कीमत अदा की। टू विच द विलिंगली अग्रीड, और जिस पर वो रजामंद हो गए। स्ट्रेंजली एनफ, एज सुन एज अ कैमल वाज पिक्ड फॉर स्लाटर, जो ही ऊँट को पकड़ा गया ज़िबा करने के लिए, इट सीम टू नो व्हाट वाज टू हैपन एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस। ऐसे लगता था जैसे उस ऊँट को पहले से मालूम था। जो ही उसको पकड़ा गया ज़िबा करने के लिए, इट स्टार्टेड स्क्रीमिंग, इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ऊंची आवाज़ के साथ। एंड व्हेन द विक्टिम वाज किल्ड, और जब इसको मार दिया गया, यानी इसको ज़िबा कर दिया गया, द लिक्विड इन इट्स स्टमक वाज कॉट इन अ वाटर बैग बाय द स्लेव, एक गुलाम को हुक्म दिया गया काफिले के साथ जो चल रहा था कि इसके मैदे में से पानी निकाला जाए। इट वुड बी हार्ड टू थिंक ऑफ अ लेस एपिटाइजिंग ड्रिंक, और उसके मैदे से जो पानी निकला वो एक ऐसा पानी था जो भूख बढ़ाने वाला नहीं बल्कि भूख को ख़त्म करने वाला बदबूदार सियाल था जो उसके मैदे से निकला। दैन द ग्रीनिश फ्लूइड, और सब्जी माइल रंग था उसका। लाइक थिन ब्लड, जिस तरह पतला खून होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोर्स, यानी मैदे से हासिल होने वाला पानी हल्का सब्जी माइल था और बदबूदार था पानी जो उसके मैदे से निकला। इवन द टॉरिक्स मेड फेसेस एज दे ड्रैंक इट, टॉरिक ने भी, यानी वो कबाइली जो लोग थे, उन्होंने भी जब पानी पिया तो उन्होंने मुंह चिढ़ाया, यानी पी रहे थे लेकिन बमुश्किल, बम्र मजबूरी। क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट, क्रिस्टोफर हल नहीं निकाल सका, उससे पिया नहीं जा रहा था वो सियाल मादा। इट पार्च दो ही वाज, अगरचे अंटिल ही हैड बॉइल्ड इट, यानी अगरचे उसके सामने मौजूद था लेकिन उसको पीने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगरचे उसको बॉयल भी किया है हीरो ने, यानी उसको जब बॉयल नहीं किया था तब तो बदबू भी आ रही थी, पानी बॉयल किया हुआ उसके सामने पड़ा हुआ था लेकिन सोच सोच के वो परेशान हो रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पीने की। एंड इवन देन ही हैड टू होल्ड हिज नोज वाइल ही ड्रैंक इट, बॉयल करने के बाद जब उसने पिया तो उसने अपनी नाक को पकड़ा, होल्ड हिज नोज टू ड्रिंक इट, पीने के लिए उसने अपनी नाक को पकड़ा। समहाउ ही गॉट इट डाउन, किसी ना किसी तरह से वो पानी पी गया। टुगेदर विद द कैमल्स फ्लैश, साथ उस ऊँट का गोश्त खाया गया। द अनएपिटाइजिंग लिक्विड केप्ट देम गोइंग फ्रॉम अनदर 2 days, और यही बदबूदार पानी, बदबूदार सियाल मादा था जिसने
अगले 2 दिनों तक का इंतज़ाम करना था, यानी अगले 2 दिन का जो सफ़र था अगले कुएं तक के लिए वो इस बदबूदार स्याल मादे को पी के और गोश्त खा के करना था। A region through which they were passing was known as the land of thirst and death. जिस इलाके से वो गुजर रहे थे उस इलाके को मौत और प्यास की सरजमीन कहा जाता था। एंड द नेम वाज वेल चूजन, और इसका नाम बहुत अच्छे से रखा गया था। इट वाज एन एरिया नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स। ये एक ऐसा इलाका था जो रेत के तूफ़ानों की वजह से बदनाम था, एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स, और पानी के कुओं की वजह से बदनाम था। क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस वन ऑफ देम। क्रिस्टोफर को भी उनमें से एक तजर्बा जो था वो हासिल हुआ। शॉर्टली आफ्टर द मिड डे स्टॉप ऑन द फॉलोइंग डे, जो ही वहाँ से निकले, अभी आधे दिन का उन्होंने स्टे किया एक जगह पे, द कैमल ऑल इंस्टिंक्टिवली टर्न्ड ऑफ देयर कोर्स। अचानक से तमाम ऊँट जो थे काफिले के, उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, बदल लिया टू द राइट, मेकिंग फॉर द नियरेस्ट डिप्रेशन इन द वेस्ट ऑफ सैंड, और भाग रहे थे कि रेत के टीलों के दरमियान जो गहरी जगह है वहाँ पहुँच सकें। ऊँट जो थे वो भाग रहे थे और पूरा काफिला परेशान था कि इनको क्या हुआ है। द रीज़न प्रेजेंटली बिकेम क्लियर टू क्रिस्टोफर एज ही गेज्ड एट द हॉरिजन। अब ऊँट क्यों भाग रहे थे उसको फ़ौरन से समझ आ गई जब क्रिस्टोफर ने क्या ना हॉरिजन की तरफ, यानी जहाँ से सूर्य निकलता है मशरक़ की तरफ देखा, तो उसे फ़ौरन समझ आ गई कि ऊँट क्यों डर के भाग रहे थे। इट वॉज़ इनक्रेडिबल, जो सूरत हाल उसने देखी मशरक़ की तरफ, इट वॉज़ इनक्रेडिबल, ये नाकाबिल यकीन सूरत हाल थी। ड्यून सीम टू बी ऑन फायर, रेत के टीले आग की मानंद जलते हुए दिखाई दे रहे थे। पीक्स वर मेल्टिंग अवे, और उनकी जो पीक्स थी यानी उनकी जो चोटियाँ थी टीलों की, वो मेल्ट होती हुई बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। एंड द होल हॉरिजन वाज चेंजिंग शेप, और पूरा मशरक़ की जो साइड थी वो अपनी सूरत हाल, अपनी सूरत तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा था। देन एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्क, अचानक से अंधेरा होना शुरू हुआ। आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड ब्लोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ ट्री। ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसी आवाज़ दरख्त के पत्तों में से गुजरने की आवाज़ आती है, बिल्कुल इस तरह की आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी। His companions made signs for him to hide himself behind his camel and cover his head. उसके जो साथी थे उन्होंने क्रिस्टोफर को इशारा किया कि ऊँट बैठ गए हैं, अब आप भी ऊँट की ओट में पनाह ले लो, यानी ऊँट के ओट के अंदर लेट जाओ ताकि आप बच सको। He did so, यानी रेत का तूफ़ान था बहुत बड़ा और बहुत स्पीड के साथ, बहुत रफ्तार के साथ बढ़ रहा था इनकी तरफ। He did so, हमारे हीरो ने ऐसे किया, ऊँट बैठा और उसकी ओट में पनाह ली। But the force of the storm when it struck was too great to be avoided. लेकिन तूफ़ान इतना तेज़ था कि इसके झोंकों से बचा नहीं जा सकता था। इवन विद द कैमल्स बॉडी एज अ शील्ड, हता कि कैमल की जो बॉडी थी वो एक शील्ड का काम कर रही थी। आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल ऑफ सैंड दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ। फिर भी रेत का जो बढ़ता हुआ तूफ़ान था वो अच्छा महसूस हो रहा था। द विंड फाउंड इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लॉथ, यानी छोटे छोटे जो सुराख थे मेरे कपड़ों के अंदर, उसके अंदर से तेज़ हवा महसूस हो रही थी। एंड द सैंड फेल्ट लाइक लिटिल नीडल्स, और रेत के ज़र्रात जो उड़ रहे थे हवा के अंदर वो सुइयों की तरह जिस्म के साथ लग रहे थे, यानी इतनी तेज़ी से वो रेत उड़ रही थी। देयर वॉज नथिंग ही कुड डू बट क्राउच डाउन। अब वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वो क्राउच डाउन, यानी पेट के बल ज़मीन पे लेट जाता, ऊँट की ओट लेके ऊँट के साथ पेट के बल ज़मीन पे लेट जाता, यानी कि ताकि वो बच सकता। क्राउच डाउन वेटिंग फॉर द स्टॉर्म टू फिनिश, लेट जाता ताकि वो तूफ़ान के ख़त्म होने का इंतज़ार करता। वाइल सैंड स्टेडली पाइल्ड अप ऑन टॉप ऑफ हिम, जबकि रेत मुसलसल उसके जिस्म के ऊपर चढ़ रही थी। ही फाउंड हिमसेल्फ रिकॉलिंग अ ट्रू स्टोरी, इसी दौरान उसने याद की एक कहानी, दैट जस्ट एज सच अ सैंड स्टॉर्म, कि इसी तरह का एक दफ़ा तूफ़ान आया था सहरा में, मैनी ईयर्स अर्लियर, कई साल पहले, हैड कम्प्लीटली बरीड अ ह्यूज कारवां ऑफ 1200 कैमल्स विदाउट लिविंग अ ट्रेस ऑफ देम। वो तूफ़ान इतनी देर चलता रहा था कि पूरा 1200 अफराद पर मुश्तमिल, यानी ऊँटों और अफराद पर मुश्तमिल वो काफ़िला रेत के नीचे दब गया था। एंड नो ट्रेस ऑफ देम, और उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। प्रेजेंट स्टॉर्म फॉर्चुनेटली वाज लेस ड्रास्टिक, मौजूदा जो तूफ़ान था ये उससे कम शदीद था। एंड लास्टेड ओनली हाफ एन आवर, और खुशकिस्मती से आधे घंटे तक रहा। बट दे ऑल हैड 75 मिलीमीटर्स ऑफ सैंड कम्प्लीटली कवरिंग दैम, 75 मिलीमीटर रेत जो थी वो सब के ऊपर चढ़ चुकी थी, यानी आधे घंटे के अंदर अंदर। एंड इट डिडंट नीड मच इमेजिनेशन टू अंडरस्टैंड हाउ अ पार्टी कुड इजीली बी बरीड एंड सफोकेटेड। तो कहते हैं ये यकीन करना, अब मुझे इन्हीं इस चीज़ की अब मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ आ गई थी कि वो कारवां जो 1200 अफराद पर मुश्तमिल था वो कैसे रेत के नीचे दब गया होगा और कैसे वो दम घुट के मर गए होंगे।
यानी आधे घंटे के अंदर अगर 75 मिलीमीटर तक रेत चढ़ गया तो जो तूफ़ान 8-10 घंटे तक रहा होगा तो किस तरह से वो तमाम काफ़िला जो होगा वो सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से और रेत के ज़्यादा होने की वजह से मर गया होगा। किदाल वाज द लास्ट टाउन ऑन हिज रूट बिफोर टिम्बकटू इटसेल्फ। टिम्बकटू से पहले किदाल आखिरी कस्बा था, बट देयर वर स्टिल ओवर 450 किलोमीटर्स ऑफ क्रिम डेजर्ट टू बी क्रॉस। अभी भी 450 किलोमीटर का जो सख्त तरीन सहरा था उसको अबूर करना था। दिस प्रूव टू बी द लोनलीएस्ट एंड मोस्ट आर्डुअस स्टेज ऑफ द होल डेजर्ट क्रॉसिंग। ये जगह पूरे सहराई इलाके की कठिन तरीन और दुश्वार तरीन जगह थी जिसको वो अबूर कर रहे थे। स्ट्रेस ऑफ डेजर्ट ट्रेवल हैड अफेक्टेड हिम फिजिकली, और तकलीफ जो थी उसने उसको जिस्मानी तौर पर जो है वो कमज़ोर कर दिया था। हिज हैंड हैड बिकम सो क्रैक्ड, हाथ इतने ज़ख्मी हो चुके थे दैट ही कुड हार्डली यूज़ हिज कैमरा, कि वो अपना कैमरा तक नहीं पकड़ सकता था। टू ऐड टू हिज ट्रबल, और उसकी मुश्किलात में इजाफा हुआ, ही टुक हिज कैमल वन डे अक्रॉस अ ह्यूज स्लैब ऑफ रॉक। अपना ऊँट लेके वो एक करीबी एक पत्थर की सिल पड़ी हुई थी उसके पास गया, ऑन अ स्लाइड इंक्लाइन, जो थोड़ी ढलवानी सतह पर मौजूद थी। देन ही रियलाइज दैट इट वाज कवर्ड विद टाइनी स्टोन्स। फिर उसने वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे पत्थर भी पड़े हुए वहाँ पे। हिज कैमल फेल हैवीली, उन पत्थरों से टकराने की वजह से ऊँट गिरा, नॉकिंग हिम ऑफ इट्स बैक, और नॉक ऑफ, और हमारा हीरो जो ऊँट के ऊपर बैठा था वो भी ऊँट की पुश से गिरा। एंड दो इट वॉज नॉट रियली इंजर्ड, और अगरचे जख्मी नहीं हुआ, इट वॉज सो शॉक्ड एंड फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट राइड फॉर सम टाइम। लेकिन इतना खौफजदा हो गया था कि वो कुछ वक्त तक के लिए उसने राइडिंग नहीं की, यानी ऊँट के ऊपर बैठ के उसने सवारी नहीं की, बट हैड टू फॉलो इट ऑन फुट, बल्कि आगे आगे चलता गया और पीछे पीछे ऊँट चलता गया, यानी खौफजदा हो गया था। Another little incident served as a reminder, एक और वाक़या जो रिमाइंडर के तौर पर याद रहा राइटर को, दैट द डेजर्ट हैज़ मैनी वेज ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स विक्टिम, कि सहरा के पास लोगों का शिकार करने के लिए कई एक तरीके होते हैं। क्रिस्टोफर वाज हेल्पिंग टू गैदर स्टोन्स टू प्लेस इन द फायर, एक जगह पर रुके चाय बनाने के लिए, चीज़ पकाने के लिए, और क्रिस्टोफर जो था वो पत्थर जमा कर रहा था आग जलाने के लिए, यानी पत्थरों की वो चूल्हा बना के आग जलाने के लिए पत्थर जमा कर रहा था। फॉर द केटल आर स्पैन टू स्टैंड ऑन, ताकि उसके ऊपर केतली रख सके स्टैंड बनाने के लिए। ही पिक अप वन लार्ज रॉक टू फाइंड अ 4 फुट स्नेक कॉइल्ड अंडर इट, तो उसने वहाँ पे देखा कि जो ही पत्थर उठाया तो नीचे 4 फीट लंबा सांप जो था कॉइलिंग करके, यानी वो क्या नाम है, मुड़ा हुआ, यानी कि बैठा हुआ था उसके नीचे, कुंडली मार के बैठा हुआ था। इट अनकॉइल्ड रैपिडली, इसने जल्दी से अपनी वो कुंडली खोली, एंड स्ट्रक, और लपका हमारे हीरो की तरह, यानी जो ही उसने पत्थर उठाया कुंडली मार के वो इस तरह बैठा हुआ था, और जो ही उसने पत्थर उठाया तो फ़ौरन हमारे हीरो की तरफ लपका। बट ही मैनेज टू जंप बैक जस्ट इन टाइम टू अवॉइड द डेडली फैंग्स, लेकिन इस चुंगल से, इस मोहलिक चुंगल से, मोहलिक जो पंजा था सांप का, उससे बचने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसने बर वक्त पीछे फ़ौरन जंप कर लिया। गाइड स्लेव किल्ड इट विद अ स्टोन, पीछे साथ ही गुलाम खड़ा था, उसके हाथ में पत्थर था, उसने वो पत्थर मारा सांप को, सांप मर गया। इंडिकेटिंग बाई गेस्चर दैट इट वाज अ वेरी पॉइजनस स्पेसिमन, और उस गुलाम ने बताया इशारा करके कि देखो ये सांप जो था वो बहुत जहरीला सांप था। अ डे लेटर ही काट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ टिम्बकटू, इसके एक दिन के बाद यानी नेक्स्ट डे उसने टिम्बकटू की पहली झलक देखी। ही हैड रीच्ड हिज गोल एट लास्ट, आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। एंड हिज जर्नी हैड टेकन हिम अक्रॉस 3200 किलोमीटर ऑफ डेजर्ट, 3200 किलोमीटर का वो कुल फासला तय कर चुका था। दिस वॉज द एंड ऑफ हिज मेन जर्नी, जो मेन उसका एडवेंचर था उसका ये इख्तिताम था। बट इट वॉज बाई नो मीन्स द एंड ऑफ हिज एडवेंचर, लेकिन किसी भी तरह से उसकी मुहिम का इख्तिताम नहीं था। दे स्टे इन टिम्बकटू एंड हैड इनेबल्ड हिम टू रिकवर सम ऑफ द वेट, टिम्बकटू कुछ दिन ठहरा ताकि वो अपना वजन पूरा कर सके, दैट ही हैड लॉस्ट इन द डेजर्ट, जो सहरा की गर्मी की वजह से कम हो गया था। एंड ही वॉज बिगनिंग टू फील इट फिट एंड वेल, और उसने पहले से बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। ही एक्सपीरियंस्ड अ क्यूरियस लॉन्गिंग, उसके दिल में बड़ी शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, टू सी सम मोर ऑफ द स्ट्रेंज एंड माइटी डेजर्ट, कि वो इस सहरा को और देखे। फॉर लिविंग द कंट्री परहैप्स फॉर गुड, यानी इस जगह को छोड़ने से पहले, हमेशा के लिए छोड़ने से पहले इसका और हिस्सा जो है ना वो घूम पे के देखे। A certain decision was made, फ़ौरन से फैसला किया गया। He sent a telegram to Professor Claude Bellangernon in Tamaras, प्रोफेसर को ख़त लिखा, टेलीग्राम भेजा उसने जो टेमरास में था। एंड देन फ्लू रैपिडली ईस्टवर्ड बाय द प्लेन, और फिर जहाज़ के ज़रिए वो मशरकी साइड को निकल गया। पार्शली अक्रॉस द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ, और वो लैंड ऑफ थ्रस्ट एंड डेथ, मौत और प्यास की सरजमीन के ऊपर से भी उड़ के गया। अक्रॉस विच ही हैड सो पेनफुली टॉयल्ड,
वो इलाका जिसके अंदर उसने बड़ी मुश्किल से सफ़र किया था, बल्कि मरते मरते बचा था। फ्राम अगादेस ही ट्रेवल्ड नॉट टू मेट बेलंगरन, अगादेस से वो निकला, क्या नाम है, अगादेस से आगे वो निकला था उसने अबंगरेड की तरफ बेलंगरन से मिलने के लिए। पार्शली इन हायर्ड जीप विद द फ्रेंच लेफ्टिनेंट, पार्शली बाय कैमल, और ये सफ़र कुछ उसने जीप में करना था और कुछ उसने ऊँट पे सवार होकर करना था। अरेंजमेंट वाज दैट द प्रोफेसर वुड ड्राइव साउथ इन दिस जीप फ्रॉम टेमररास टू अ वेल इन एट इन अबंगरेड। मंसूबा ये बनाया गया था कि टेमररास से प्रोफेसर निकलेगा और पहुंचेगा अबंगरेड, वेयर क्रिस्टोफर वुड वेट फॉर हिम, और क्रिस्टोफर यहाँ से नंबर 2 से निकलेगा और ये भी अबंगरेड पहुंचेगा, और बताया ये गया था कि मैं तुमसे पहले वहाँ पर मौजूद हूँगा। इफ़ क्रिस्टोफर हैड नॉट आफ्टर ऑल रीच्ड इट बाय द अपॉइंटेड डे, और ये भी लिखा कि अगर मैं मतलूबा दिन तक वहाँ ना पहुँच सका, देन बेलंगरन वुड कंटिन्यू साउथ ऑन द प्रिमिटिव रोड टुवर्ड अगादेस, तो अबंगरेड से जो पुराना कदीमी सड़क थी उसके ऊपर सफ़र जारी रखते हुए जो प्रोफेसर है वो पहुँचेगा कहाँ पे, अगादेस। यानी अगर मैं वहाँ पे ना हुआ तो फिर मैं अगादेस पॉइंट में हुआ तो आप वहाँ पे मूव कर जाइएगा। इसके साथ ही आज का हमारा जो थर्ड पोर्शन था रीडिंग का वो कंप्लीट होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की गई इसके अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर लाइन नंबर 1 के अंदर ये वर्ड टिन यूज़ किया गया था, इसका मतलब होता है डिब्बा, टिन डिब्बा, यानी कोई भी चीज़ जिसके हम लोग चीज़ें पैक कर सकते हो। लाइन 2 के अंदर सेकंड लाइन में वर्ड यूज़ किया गया बीन्स, सब्ज़ी का नाम है, वेजिटेबल है लोबिया जो हम इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 4 वर्ड है वल्चर, गिद्ध के लिए यूज़ करते हैं, उड़ने वाला एक परिंदा है उकाब की मानंद। और उसके बाद वर्ड यूज़ किया गया थर्ड पैराग्राफ के नीचे एक छोटी सी लाइन है, द फ्यूचर लुक ग्रिम, वर्ड आ गया GRIM, ग्रिम। ग्रिम का मतलब होता है सख्त, तकलीफ दे, मुसीबत वाली। एंड पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर वर्ड यूज़ किया गया स्लॉटर, मतलब होता है कुर्बानी करना, ज़िबा करना किसी चीज़ को। और इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे वर्ड मौजूद है स्क्रीमिंग, स्क्रीम करना, चीखना, चिल्लाना आवाज़ के साथ। पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर मौजूद है लाइन नंबर 2 पे वर्ड है एपिटाइजिंग, भूख बढ़ाने वाली, ख्वाहिश करने वाली। और उसके बाद लाइन नंबर 3 के अंदर पैराग्राफ 5 के मेक फेसेस, मुंह चिढ़ाना, मुंह बनाना। एंड उसके बाद वर्ड है पैराग्राफ नंबर 6 लाइन नंबर 2 वर्ड मौजूद है नोटोरियस, कल भी हमने डिस्कस किया था, वर्ड यूज़ किया गया था, आज भी ये वर्ड है पैराग्राफ के अंदर। फेमस का एंटोनिम है और ये यूज़ किया जाता है बदनाम, यानी कि बुरे काम की वजह से जो बंदा मशहूर होता है उसके लिए वर्ड आता है नोटोरियस। वाटर होल्स, पानी का कुआं। और पैराग्राफ 6 के अंदर लाइन नंबर 4 है इंस्टिंक्टिवली, जानते बूझते, यानी होशो हवास में। और पैराग्राफ 6 के अंदर लाइन लास्ट के अंदर वर्ड है गेज, इसका मतलब होता है घूरना, गौर से देखना किसी चीज़ को। और पेज नंबर 52 का लास्ट पैराग्राफ, और वर्ड इसमें यूज़ किया गया ऑन फायर, इसका मतलब होता है जलता हुआ, पुरजोश तरीके से, ठीक है। और पेज नंबर 53 और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर वर्ड आ रहा है CROUCH, क्राउच, ये ख़ास टर्म है, यानी क्रॉलिंग करना, पेट के बल आगे मूव करना, पेट के बल चलना। जैसे रेत का तूफान आया था तो ऊँट बैठे हुए थे और उसके साथ ही पेट के बल वो लेट गया था ताकि इस तूफान की शिद्दत से बचे, तो वर्ड यूज़ करेंगे CROUCH, क्राउच। उसके बाद वर्ड आ गया पाइल अप, इसका मतलब होता है ढेर लगना, लाइन पैराग्राफ 1 के अंदर। ये ट्रेस भी फर्स्ट पैराग्राफ के वर्ड है, इसका मतलब होता है सुराग लगाना, पीछा करना। सेकंड पैराग्राफ के अंदर वर्ड है ड्रास्टिक, लाइन नंबर 1, सख्त या शदीद किस्म का। और सेकंड पैराग्राफ का लास्ट वर्ड है लास्ट लाइन पे सफोकेटेड, सफोकेशन होना, यानी सांस रुकना, दम घुटना। और पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ 3 की लाइन सेकंड वर्ड है ग्रिम, GRIM, ग्रिम, डरावना, खौफनाक, हैबतनाक। और सेकंड पैराग्राफ का लास्ट वर्ड, इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन आर्डुअस, कठिन या दुश्वार, मुश्किल तरीन। और पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 में लाइन नंबर 3 वर्ड है स्लैब, SLAB, स्लैब, ये तख्ती के लिए या सिल के लिए, यानी कि पत्थर का टुकड़ा जो इस्तेमाल के काबिल हो, उसके लिए वर्ड आता है स्लैब। और उसके बाद इंक्लाइन वर्ड है, INCLI, यानी इंक्लाइन, इसका मतलब है ढलवानी सतह, ठीक है। और पैराग्राफ नंबर 5, फिफ्थ पैराग्राफ में थर्ड लाइन पे वर्ड आ रहा है COIL, क्वाइल, सांप के जो बैठने का अंदाज़ होता है जिसको हम आम कह बोलते हैं कुंडली मारना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पे COIL, क्वाइल। और फैंग्स, FANGS, फैंग्स, पैराग्राफ नंबर 6 की सेकंड लास्ट लाइन FANGS, फैंग्स, इसका मतलब होता है चुंगल या पंजा। और पैराग्राफ नंबर 7 और लास्ट लाइन है वर्ड इडियोमेटिक फ्रेज की यूज़ की गई लास्ट लाइन के अंदर 6 के, फॉर गुड, इडियोमेटिक फ्रेज है, लर्न भी हम करेंगे फ्रेजेस के अंदर, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए।
और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर थर्ड लाइन में वर्ड है टॉयल, TOIL, टॉयल। इसका मतलब होता है मुश्किल काम करना, यानी कि मुश्किल चीज़ को अटेम्प्ट करना। और लास्ट पैराग्राफ की 53 पेज पे लास्ट लाइन का वर्ड है प्रिमिटिव। इसका मतलब होता है कदीम, यानी जिसका ताल्लुक़ पुराने ज़माने से हो, पुरानी तारीख के साथ हो। इसके साथ ही हमारे जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं और मूव करेंगे सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे इडियोमेटिक फ्रेजेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 211 to 220 पेयर ऑफ वर्ड्स। और लेटर हमारे सिलेबस में शामिल डी लेटर के इडियोमेटिक फ्रेजेस आज हम डिस्कस करेंगे। डाई अ डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। द ट्रेटर डाइड इन अ डॉग्स डेथ, गद्दार जो था वो कुत्ते की मौत मरा। सेकेंड, डाई इन हार्नेस, मरते वक्त तक काम करना, आखिर तक। ज़ियाउल हक डाइड इन हार्नेस, ज़ियाउल हक साहब जो थे वो आखिर तक उन्होंने काम किया। डाई बाई इंचज़, बहुत आहिस्तगी से मरना। सम वेरी सीरियस पेशेंट डाइड बाई इंचज़, कुछ बड़े जो ख़ास मरीज़ होते हैं वो बड़ी आहिस्तगी से मरते हैं, यानी कि बड़ी बीमारी का सामना करते हुए। डू अवे विद, तर्क करना। इवल्स मस्ट बी डन अवे विद, बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। डू फॉर, मुनासिब। द कोट विल डू फॉर मी, ये कोट मेरे लिए इंतहाई मुनासिब है। डबल फेस, धोखेबाज। आई डू नॉट लाइक डबल फेस पर्सन, मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं हैं। डाउन एंड आउट, मोहताज। आई वॉज डाउन एंड आउट व्हेन ही केम टू हेल्प मी, जब वो मेरी मदद के लिए आया तो उस वक्त मैं खुद मोहताज था। ड्रा ऑन वंस मेमोरी, हाफजे की मदद लेना। ड्रा ऑन योर मेमोरी एंड टेल वेयर यू वर बॉर्न, अपने हाफजे से काम लो, यानी याद करो तुम कहाँ पैदा हुए थे। ड्राई एज डस्ट, बेकैफ। पिक्चर वाज एब्सोल्युटली ड्राई एज डस्ट, तस्वीर बिल्कुल बेकैफ या बदमज़ा थी। और लास्ट नंबर 10 इडियोमेटिक फ्रेज लेटर ई से है। ईट वंस केक एंड हैव इट, चत भी मेरा पट भी, यानी हर तरह से फ़ायदा। मैनी रिच पीपल ईट देयर केक एंड हैव इट, बहुत सारे अमीर लोग जो होते हैं उन्हें हर सूरत हाल के अंदर फ़ायदा होता है, यानी कि ये सूरत हाल उनकी फेवर में है तो भी फ़ायदा, और अगर अगेंस्ट है तो भी उनको फ़ायदा। इसके साथ ही हमारे 211 to 220 इडियोमेटिक फ्रेजेस भी सिलेबस के कंप्लीट होते हैं। लेटर डी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट में से, इडियोमेटिक फ्रेजेस में से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।